पाकिस्तान ने लाल बहादुर शास्त्री जी के ही प्रेजेंस को यह मानते हुए कि एक अदने से कद का प्रधानमंत्री है, क्या निर्णय लेगा, इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया था। और इंडिया पर अटैक करते समय उसने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक चलाया, ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया, ताकि इंडिया को हर परिस्थिति में पीछे घतेड़ा जा सके। कोड नेम भी विदेशी यूज किए पाकिस्तान ने, ताकि दुनिया को एक साथ समझाने में कामयाबी हो कि हां हम क्या कर रहे हैं। इवन यहां तक उनके जो सुपुत्र हैं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री जी, वो कहते हैं कि युद्ध के उस दौर में हमारा परिवार राष्ट्रपति भवन में सोने जाया करता था, क्योंकि उस समय के राष्ट्रपति राधाकृष्णन माना करते थे कि राष्ट्रपति भवन की दीवारें ज्यादा मजबूत हैं, अगर कभी युद्ध हुआ तो कम से कम सुरक्षित रह जाएगा प्रधानमंत्री का परिवार। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के आवास में भी बंकर बनाए गए थे जब 1965 के अंदर युद्ध हुआ था। स्थितियां बड़ी विकट रही हैं देश के साथियों। यूएन का महासचिव इंडिया आए, दोनों देशों के बीच में शर्तों को रखा करके समझौते की बात बनाई गई। कहा गया किसी न्यूट्रल प्लेस पर ले जाकर समझौता कराया जाए। जनवरी 1966 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के साथ ताशकंद में समझौता होता है और उसके 12 घंटे बाद 11 जनवरी तड़के सुबह 1:32 पर हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो जाती है। बड़े सारे सवाल उठे। बड़े सारे सवालों में बड़ा सवाल यह था कि क्या उन्हें मारा गया है या हार्ट अटैक हुआ है। एक थ्योरी जो मैंने आपको बताई कि उन्हें मलाल था कि उन्होंने पाकिस्तान को भूमि लौटा दी, इसका गम था। यह वो तस्वीर है साथियों जिसमें आप एक तरफ अयूब खान को देख सकते हैं और एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री जी को, 5 फीट 2 इंच के व्यक्ति जिन्हें परिवारजन नन्हे के नाम से पुकारते थे, नन्हे। ठीक है, तो आप यहां पर एक बड़ा सवाल छोड़ गए कि आपको हार्ट अटैक हुआ था या आपको जहर देकर मारा गया था। यह जहर देकर मारा गया था कि कहानी कहां से आई? कहानी के पीछे एक किरदार और है। उस किरदार की कहीं से कहीं तक चर्चा ही नहीं है। कौन सा किरदार? क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरी कहानी में अमेरिका कहीं गायब है? आपको कहीं यह नहीं लगता कि अमेरिका कहां है सर इस कहानी में? अभी रूस हमको दिख रहा है, अयूब खान हमको दिख रहा है, ये हमको दिख रहे हैं, और आप कहते थे कि अमेरिका सुपर पावर होना चाहता था, कोल्ड वॉर का टाइम था। अमेरिका कहां है? दिमाग में रखिए इस चीज को, आगे बताते हैं। तो ये कहानी जो है आपके सामने कि ये क्या कहानी, कैसे कैसे इनकी मौत हुई। तो अब यहां पर आपको हम एक किस्सा सुना रहे हैं, एक किताब से लिया गया, जो कि कुलदीप नायर की किताब है बियॉन्ड द लाइंस, एक ऑटोबायोग्राफी है। इस किताब के अंदर कुछ पंक्तियां, ये कौन है कुलदीप नायर? इनके सूचना सहायक है, मतलब एक तरह से समझिए वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के साथ साथ एनी टाइम रहा करते हैं, वो व्यक्ति हैं। इन्होंने अपनी किताब के अंदर जो बातें लिखी, वो किताब आप लाइन टू लाइन यहां सुन सकते हैं। इन्होंने कहा कि मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आई और गेट पर, ये कहां की बातें हो रही हैं? ताशकंद की। कुलदीप नायर ने अपनी किताब के अंदर जो बातें लिखी हैं वो बातें मैं आपके साथ यहां साझा कर रहा हूं। ये कौन थे? सूचना सलाहकार थे इनके, प्रधानमंत्री के। ये अपनी लाइन किताब में लिखते हैं कि जब मैं सो रहा था तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और गेट पर एक महिला थी, उसने कहा योर प्राइम मिनिस्टर इज डाइंग। मैं भागता हुआ शास्त्री जी के कमरे की तरफ बढ़ा तो वहां बरामदे में सोवियत संघ के पीएम अलेक्सी कोसिनीज खड़े थे। उन्होंने मुझे देखते ही दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और भीतर डॉक्टरों की एक टीम शास्त्री जी को घेर कर खड़ी थी। 11 जनवरी 1966 को करीब 1:30 बजे ही आंखें देखी। कुलदीप नैयर की यह बात है। वे प्रधानमंत्री के सूचना सहायक थे और 1965 में युद्ध में पाकिस्तान के लाहौर तक परचम फहराने वाले पीएम लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद पहुंचे थे। ये उसी की घटना अपनी किताब में लिखते हैं। कहते हैं कि जब तक शास्त्री जी के कमरे के भीतर वो पहुंचे, यह तय हो चुका था कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जीवित नहीं रहे। नैयर के मुताबिक उनका शव बिस्तर पर था, चप्पल करीने से रखी थी, लेकिन उनका पानी वाला थर्मस ड्रेसिंग टेबल पर लुढ़का पड़ा था। साफ था कि बेचैन शास्त्री ने पानी पीने की कोशिश तो की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे। ये इस किताब के अंश हैं जो इन्होंने अपनी किताब में मेंशन किए हैं। ये बताते हैं कि 10 जनवरी को दोपहर तक ताशकंद में समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद में सोवियत संघ ने होटल ताशकंद में एक पार्टी रखी थी। शास्त्री जी कुछ देर तक वहां रुके, फिर अपने तीनों सहायकों के साथ रात 10 बजे करीब अपने कमरे में वापस आ गए। शास्त्री जी ने रूम पर इस विषय पर बात होने लगी, शास्त्री जी को अयूब खान के इस्लामाबाद बुलावे पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अयूब खान ने उस समय यह कहा कि अब समझौता तो हो चुका है, आप इस्लामाबाद आइए। इस समझौते के 12 घंटे के बाद उनकी अचानक मौत हो गई। यह सामान्य मौत थी या हत्या, यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि शास्त्री जी इस बात से काफी असहज थे। किससे असहज थे? कि जो समझौता हुआ है वो उनके पक्ष में नहीं है। पक्ष में क्यों नहीं है? पक्ष में इसलिए नहीं है कि हम अपना विजित क्षेत्र उनको दे रहे हैं। शास्त्री जी ने अयूब खान के इस्लामाबाद बुलावे पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यह भी अपने आप में एक बात थी।
अब चूंकि यह एग्रीमेंट हो चुका है तो ऐसी स्थिति में अयूब खान अच्छा आदमी है, चलिए उससे जाके मिल लेंगे, इस तरह की बातों के साथ में वो सोने चले गए। लेकिन यहां पर एक कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो शास्त्री जी का खाना बनाया गया था ना, वो उनके रेगुलर खाना परोसने वाले ने नहीं बनाया था। सामान्यतया प्रधानमंत्री का खाना कौन बनाएगा, प्रधानमंत्री का रसोइया कौन होगा, उनका डॉक्टर कौन होगा, इवन उनके नजदीक कौन कौन होगा, ये तक सब प्रोटोकॉल में लिखा हुआ होता है। शास्त्री जी का खाना सामान्यतया रामनाथ बनाया करता था। खाने के अंदर आलू पालक और कढ़ी परोसी गई। लेकिन जानकारी जब बाहर निकलकर आई तो पता चला कि उस दिन उनका जो भोजन था वो असल में रामनाथ ने नहीं बल्कि जान मोहम्मद ने बनाया था, जो कि भारत के राजदूत पीएन कालके का बावर्ची था। यानी जो व्यक्ति रेगुलर खाना बनाया करता था उसके द्वारा बनाया गया भोजन नहीं था। और खाना बनाते समय किचन में उसकी 2 महिलाओं ने मदद की थी, लेकिन वो दोनों महिलाएं रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी से थी। और रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने यह दावा किया कि उन्होंने खाना खिलाने से पहले खाना चखकर भेजा था। अब बड़ा सवाल यह है कि खाना पहुंचते पहुंचते जहर मिलाया तो मिलाया किसने। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, अरे सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, खाना चख लिया इंटेलिजेंस वालों ने, खाना जान मोहम्मद ने बनाया, इसमें सवाल क्या है? सवाल यह है जनाब, इस बात पर जब जांच बिठाई गई ना तो रामनाथ की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और रामनाथ तब से अपनी याददाश्त खो चुका है। इंटरेस्टिंग है कहानी, आगे चलिए। तो शास्त्री जी भोजन कर रहे थे, फोन बजा, फोन पर दिल्ली से उनके एक सहायक वेंकट रमन थे, उनके निजी सहायक जगन्नाथ साहे ने फोन उठाया। उधर से वेंकट रमन ने भारत की राजनीतिक हालचाल की सूचना दी। भारत में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सुरेंद्र नाथ तिवारी और जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी ने फैसले की आलोचना की थी। शास्त्री जी इस बात से चिंतित थे। शास्त्री जी ने काबुल में अगले दिन के अखबार मंगवाए। उनके बेटे अनिल शास्त्री बताते हैं कि उस रात उन्होंने भारत के अखबार काबुल मंगवाए। तब तक उनकी बातचीत और तबीयत की कोई शिकायत नहीं थी। इसका मतलब वो ये जानना चाहते थे कि देश में उनके फैसले का असर क्या हुआ है। जब घर वालों को ही फैसला अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपनी बेटी कुसुम से फोन करके पूछा कि तुम्हें मेरा फैसला कैसा लगा। तो बेटी ने कहा मुझे आपका फैसला अच्छा नहीं लगा। कुसुम की बात वो काफी अच्छे से माना करते थे। बोले तुम्हारी अम्मा को फैसला कैसा लगा? बोले उनको भी फैसला अच्छा नहीं लगा। आपने भारत का जीता हुआ हिस्सा उनको क्यों दे दिया? इस बात के बाद वो सोने चले गए। कहते हैं रात 1:30 पर जब दरवाजा खटखटाया गया और पानी मांगा गया, उस समय की घटना है, तो वहां पर कहा गया कि उन्होंने एक सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब कहां हैं। अब डॉक्टर साहब कौन थे? डॉक्टर साहब है आर.एन. चुग। अब अच्छा क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी के डॉक्टर भी साथ में ही थे, लेकिन अब डॉक्टर आर.एन. चुग वहीं पर हैं और उनको भी यह सूचना नहीं है कि डॉक्टर साहब शास्त्री जी जो है वो मर रहे हैं। अब आप पूछेंगे तो आर.एन. चुग को नहीं पता था क्या कि उनको हार्ट अटैक आया है? आप सोचिए, सब लोग एक ही लॉबी में सो रहे हैं, इस कमरे में शास्त्री जी हैं, सामने डॉक्टर है, तो भाई बैठाया ही इस तरीके से गया है ना ताकि डॉक्टर इमीडिएटली आ जाए, अदरवाइज अपने डॉक्टर का क्या लेना देना। मजेदार बात यह है कि जब जांच बिठाई गई ना, जब सरकारें बदली और जांच बिठाई गई, आर.एन. चुग को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। यही वो डॉक्टर आर.एन. चुग हैं जिनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ये मर जाते हैं। यानी कि रहस्य कितने बड़े हैं, आप इस बात से अंदाजा लगाइए। जहां रामनाथ को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। आर.एन. चुग जो कि डॉक्टर है, जो कि उस समय प्रेजेंट है, वो डॉक्टर साहब जाकर के गवाही दे सकते हैं, क्या होगा? उनकी कार का एक्सीडेंट होता है, उनकी मौत हो जाती है। कहानी में कितने ट्विस्ट है महाराज। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि शास्त्री जी से जुड़ा जो व्यक्ति है वो मरता चला जाए। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि स्थितियां जो वहां पर थी, क्या वाकई में उन्हें जहर दिया गया था? इस बात को लेकर जान मोहम्मद से पूछताछ भी की गई और जान मोहम्मद को बाद में फिर राष्ट्रपति भवन में नौकरी भी मिल गई। उसको पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई कि नहीं, उसके पास में कुछ भी नहीं था। हाँ, लोग एक चीज का दावा जरूर करते हैं कि शास्त्री जी की मौत के बाद की जो तस्वीर है उसमें उनका चेहरा नीला पड़ा हुआ है। चेहरा पूरी तरह से नीला है, शास्त्री जी ऐसे थे नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या इनको जो जहर दिया गया था वो जहर की वजह से ऐसा है? इस बात को लेकर के कुलदीप नायर लिखते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि असल में जहां से उनको लाया गया था, क्योंकि ताशकंद से इंडिया लाया गया था, तो उनके चेहरे पर केमिकल और बाम लगाए गए थे ताकि उनका चेहरा खराब ना हो, बॉडी डिटोरिएट ना करे।
इसलिए उनके चेहरे का रंग ऐसा बदला था। इसके पीछे जहर की कहानी लगाना गलत है। तो फिर चश्मदीदों की संदिग्ध मौत कैसे हुई? क्योंकि 1977 के अंदर जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनता पार्टी की सरकार ने अपने द्वारा राजनारायण कमेटी का गठन किया, और जब राजनारायण कमेटी का गठन हुआ, सोचिए 1966 में मौत हुई है, 1966 से लेकर 77 तक कोई भी जांच कमेटी ही नहीं बैठती है। इससे ज्यादा और क्या कहा जाएगा? 11 साल तक शास्त्री जी की मौत के ऊपर कोई सवाल ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब 1977 के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनती है, राजनारायण कमेटी बनती है, उनके निजी डॉक्टर आर.एन. चुग को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उनकी कार का एक ट्रक से टक्कर हो जाती है और दुर्घटना में डॉक्टर साहब की मृत्यु हो जाती है। उनकी बेटी जीवन भर के लिए विकलांग हो जाती है और उनके सहायक रामनाथ जो साथ रहा करते थे, उनके सड़क हादसे में बुरी तरह चोट लगती है और याददाश्त चली जाती है। जिनसे पूछताछ होनी थी, रिपोर्ट क्या करती आप बताइए? रिपोर्ट वहीं की वहीं रह गई। आज तक शास्त्री जी की मौत एक रहस्य बनी हुई है, एक बहुत बड़ा सवाल बनकर आया, और यह एंगल दुनिया को बहुत ज्यादा चौंका देता है। और एंगल क्या है कि क्या मौत में कोई और देश भी साथ हो सकता था? क्या किसी और देश की भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती थी क्या? इसके पीछे का कारण पता चलता है CIA के एक एजेंट के द्वारा अपने द्वारा किए गए खुलासे से। CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी, उसका दावा था, देखिए अब इस पूरी कहानी को एक अलग परिप्रेक्ष्य से देखते हैं और फिर खत्म करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी कहानी हो चुकी है। साथियों, जितनी कहानी में अब तक आपने सुना, हर बार रूस का जिक्र हो रहा है, लेकिन रूस का जिक्र क्यों हो रहा है ये आपने कभी सोचा? मैंने एक लाइन में कहा था, दोनों का मित्र था रूस। अर्थात अमेरिका इस बात से परेशान था कि दुनिया का इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा है, अमेरिका की एंट्री इस कहानी में कैसे हो? तो अमेरिका की एंट्री में CIA की जो भूमिका थी वो यहां पे निकल के आती है। असल में जिस परमाणु बॉम्ब को बनाने के लिए भारत ने 1974 और 1999 में परीक्षण किया, उसके बारे में तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1944 में कह दिया था कि मैं परमाणु बम बना सकता हूं। भारत के पास वैज्ञानिक एक से बढ़कर एक धुरंधर थे। भाभा ने कहा परमाणु बम बनाना कौन सा रॉकेट साइंस है, बना देंगे। परमाणु बम का पूरा तरीका जानते थे भाभा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, शास्त्री जी और भाभा, इनकी मौत के अंदर ज्यादा समय का अंतर नहीं है। भाभा की मौत भी आज तक मिस्ट्री है। उनका भी हवाई जहाज क्रैश हो गया था, और ऐसा कहा जाता है कि जहां क्रैश हुआ था वहां के आज भी दस्तावेज मिलते हैं। यानी उनको भी मरवाने में किसी विदेशी ताकत का हाथ हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि भाभा की मौत मात्र 13 दिन बाद हो गई थी, और कोशिश करेंगे हम कि 13 दिन बाद यानी 24 जनवरी के अराउंड आपके लिए भाभा के ऊपर भी सेशन करके लाएं, आपको बताएं कि उनकी मौत कैसे हुई थी। तो इसका मतलब कैसा है कि CIA की क्या रोल है इसके अंदर? तो असल में CIA का एक डायरेक्टर हुआ